डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए पार्ट 1 और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश ईयर फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट है। फ्रेंड्स, ऐसा था कि मैंने जो है पहले कुछ प्रोज, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ और एसेज को आपके सामने पहले ऑलरेडी प्रस्तुत कर दिया है। तो ये वाला टॉपिक जो था थोड़ा सा टिपिकल होता है, यानी कि ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो इसको मैंने रोक रखा था और अब आप पढ़ने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। तो इस आगे बढ़ने की कड़ी में आज मैं आपको जो यूनिट फर्स्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। हालांकि यूनिट फर्स्ट में एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपको मैं दे चुका हूँ, आप उसको देख चुके हैं और उस पर आपने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो आइए उसी की एक दूसरी कड़ी, जिसमें जो कई राइटर्स हैं और उन सारे राइटर्स को बारी बारी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि कौन लोगों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। तो आज इस कड़ी में जैसे कंट्रीब्यूशन जिन इंग्लिश राइटर्स ने किया है उसमें आज पहले हैं जो उनका नाम है श्री अरबिंदो। उन्हीं के बारे में आज पढ़ रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि श्री अरबिंदो ने इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेगा। आप बड़े आराम से अपना बीए पार्ट 1 इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ पास कर सकते हैं। तो ये इसमें मॉडल क्वेश्चन मिलेंगे, आप पढ़िएगा और उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन बनेंगे और उस तरीके के आपको आंसर देने होंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश ईयर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट है, इसकी यूनिट 1 है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का है, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो इसमें जो है। और यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो और किसके लिए है, टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। या अर्थात आपको देखना क्या है, इसमें कई लोग हैं, कई लोगों को आपको पढ़ना है बारी बारी से। जैसे श्री अरबिंदो को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना है, के.एस. वेंकट रमानी को पढ़ना है, भवानी भट्टाचार्य को पढ़ना है, आर.के. नारायणन को पढ़ना है, मुल्कराज आनंद को पढ़ना है, सरोजनी नायडू को पढ़ना है, कमला मार्कंड्या को पढ़ना है, नयनतारा सहगल को पढ़ना है। और इन लोगों ने जो टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इनका कौन सा कंट्रीब्यूशन है, इसी को इसमें आपको अध्ययन करना है। तो आइए इसी तरीके से एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं कि हु इज श्री अरबिंदो। सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता क्या है, देखिए श्री अरबिंदो 1872 टू 1950 वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड थिंकर। एक बहुत ही असरदार, प्रोफाउंड के माने होता है असरदार, बहुत ही असरदार थिंकर थे, फिलोसोफर थे, पोएट थे एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया के एक आध्यात्मिक लीडर भी थे। इन्होंने आध्यात्म को आगे बढ़ाया था। कौन? श्री अरबिंदो ने। आगे पर देखते हैं, हिज लिटरेरी वर्क्स ऑक्युपाई अ यूनिक पोजीशन। उनका जो है स्थान रखता है, हिज लिटरेरी वर्क्स, उनका जो लिटरेरी वर्क है, जो साहित्यिक रचनाएं हैं, वो क्या है, ऑक्युपाई, स्थान पाते हैं। क्या करते हैं? स्थान ग्रहण करते हैं। अ यूनिक पोजीशन, एक बहुत ही यूनिक पोजीशन, एक मुख्य स्थान पाते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में उसका एक उनका बहुत ही मुख्य स्थान है। किस चीज़ का? जो उन्होंने उनके लिटरेरी जो वर्क्स हैं उनके लिटरेरी वर्क्स का बहुत अहम स्थान है, बहुत ही उच्च स्थान है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू हिज राइटिंग he not only enriched Indian literature but also gave English expression to the Indian spirituality and philosophy. Through his writing, उन्होंने अपनी रचना के अनुसार not only enriched Indian literature, केवल इंडियन लिटरेचर को एनरिच नहीं किया है, मूल्यवान नहीं बनाया है, बल्कि गिव इंग्लिश एक्सप्रेशन, और उन्होंने इंग्लिश एक्सप्रेशन दिया टू इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारतीय आध्यात्म को भी उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया था, अर्थात आध्यात्म का भी एक्सप्रेशन किया था। भारतीय जो आध्यात्म है, इंडियन आध्यात्म है, उसको भी उन्होंने प्रस्तुत किया था।
एंड फिलॉसफी, और भारतीय दर्शन को भी उन्होंने प्रस्तुत किया था अपने लिटरेचर में। हिज इन्फ्लुएंसेस ट्रांसफॉर्म इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम मेयर इमिटेशन ऑफ ब्रिटिश स्टाइल इनटू अ पावरफुल मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग द इंडियन सोल। देखिए, जब उन्होंने लिखना शुरू किया, पहले क्या था कि कुछ लोगों ने इंडियन जो राइटर्स थे, जो उन्होंने फॉलो किसको किया था, उन्होंने केवल फॉलो किया था ब्रिटिश को। लेकिन जब इन्होंने आध्यात्म की बात की, जब भारतीय आध्यात्म को ये लेकर के आए, तो इन्होंने सारी चीज़ों को इमिटेट नहीं किया बल्कि ब्रिटिश स्टाइल को, बल्कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग द इंडियन सोल, भारतीय आत्मा को प्रस्तुत किया। इन्होंने भारतीय आत्मा को प्रस्तुत किया किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश में। पहले क्या था, लोग हिंदी में कहते थे या अपनी जो है इलाकाई भाषा में कहते थे, कोई तेलुगु में कहता था, कोई किसी भाषा में कहता था। इंग्लिश जो थी, एक उस समय की इंग्लिश जो राइटर थे, जो अपने आप को बहुत हाई फाई मानते थे, इंग्लिश लिटरेचर को जो ब्रिटिश बरतानिया से क्रिएट हुआ था, शेक्सपियर और इन लोगों के बाद, तो उन लोगों ने अपने लिटरेचर को बहुत एनरिच समझ रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा भी आध्यात्म जो है और हमारे जो फिलॉसफी है वो भी बहुत गहरी है और बहुत ही ब्रॉड है। तो इसी को इन्होंने किया था, इंडियन सोल को भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। आइए, अब इसमें क्या था, सबसे पहले आता है स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ हिज राइटिंग। उसमें उन्होंने स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ हिज राइटिंग, उन्होंने स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आध्यात्म को उन्होंने बुनियाद बनाई थी। अपने लिटरेचर में उन्होंने आध्यात्म को डाला था। कहते क्या हैं कि सर अरबिंदोज लिटरेरी and philosophical thought was deeply rooted in Indian scriptures such as the Vedas, Upanishad and Bhagavad Gita। इन्होंने किया क्या था, जो स्पिरिचुअल ये था, इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बात थी कि जो सर अरबिंदो ने श्री सर अरबिंदोज लिटरेरी एंड फिलोसफिकल थॉट, उनका लिटरेरी और फिलोसफिकल थॉट था, वॉज डीपली रूटेड इन इंडिया। देखिए, बाकी लोग तो ब्रिटिश को नकल किए और उसी को उन्होंने लिखा, लेकिन श्री अरबिंदो ने क्या किया कि इंडियन जो है, रूटेड इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों में अपना ये जो विश्वास दिखाया और भारतीय ग्रंथों को ही उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। उसके थॉट्स को जो ब्रिटिश लोगों के सामने लेकर के आए कि देखिए, हमारा भी एक सिस्टम है, हमारा भी एक कल्चर है, हमारा भी एक ग्रंथ है, हमारी भी एक स्क्रिप्चर है। इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसमें कौन कौन से? वेदास थे, उपनिषद थे, भगवद गीता थी। ही बिलीव्ड दैट लिटरेचर शुड सर्व एज अ व्हीकल ऑफ स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन। उनका ये कहना था, वो ये विश्वास करते थे कि लिटरेचर जो था ना, शुड सर्व करना होना चाहिए। इस लिटरेचर को ऐसे प्रस्तुत किया जाए एज ए व्हीकल, एक सोर्स होना चाहिए ऑफ स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन। हम स्पिरिचुअल आध्यात्म का इवैल्यूएट करें, हम आध्यात्म का मूल्यांकन करें थ्रू द लिटरेचर। लिटरेचर के माध्यम से हम आध्यात्म का जो है इवैल्यूएट करें, मूल्यांकन करें। इन हिज व्यू, उनके जो विचार थे, द ट्रू पर्पस ऑफ आर्ट एंड पोएट्री वॉज नॉट इंटरटेनमेंट। उनका जो विचार था, जो सच्चा उद्देश्य होना चाहिए ऑफ पोएट्री, और तो वो क्या होना चाहिए, आर्ट एंड पोएट्री, वो केवल इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए बट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। हमें स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि हम जब इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये कह रहे थे कि हमें ऐसा नहीं है कि हम मात्र इसको एक इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ लें, बल्कि हम अपने जीवन को भी चेंज करें, हमारे अंदर आध्यात्मिक रियलाइजेशन हो, हम आध्यात्म को भी समझें, हम आध्यात्म को भी जानें। उनके ये विचार थे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेग्रल योगा, जो उन्होंने इंटेग्रल योगा की बात की थी, द यूनियन ऑफ द ह्यूमन एंड द यूनियन ऑफ द ह्यूमन एंड द डिवाइन became the central theme of many of his writing। तो इंटेग्रल योगा है और यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन, उनका जो ह्यूमन और डिवाइन बिकम, जो मानव था और डिवाइन था,
इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत कर दिया था। किसमें, इस ऐसे टॉपिक में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। थोड़ा सा यार कहाँ से, हिज इंटेग्रल योगा द यूनियन ऑफ द ह्यूमन, उनका जो इंटेग्रल योगा था, यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन बिकम द सेंट्रल थीम। ये योगा और ह्यूमन डिवाइन जो था वो सेंट्रल थीम बन गया था ऑफ मेनी ऑफ हिज राइटिंग। उन्होंने अपनी थीम जो डाली थी, मैं थीम पर आप वीडियो बनाया हूँ, आप देखिएगा व्हाट इज थीम। जो उनकी थीम थी वो क्या थी, योगा थी, इंटरनल योगा थी, यूनियन ऑफ ह्यूमन थे, मानव का जुड़ाव था, और डिवाइन थी। उसमें बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ मेनी ऑफ हिज राइटिंग, उनकी राइटिंग के थीम बन गए थी ये सारी चीज़ें। 10 ही गेव इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इस प्रकार से उन्होंने भारतीय इंग्लिश लिटरेचर को मेटाफिजिकल एंड मिस्टिकल डायमेंशन दैट नो अदर राइटर्स बिफोर हिम हैड अचीव्ड। उन्होंने अब क्या किया था कि जब उन्होंने इसको ये किया था मेटाफिजिकल, ऐसा जो ये होता है दार्शनिक विचार, मेटाफिजिकल के यहाँ पर माने है, रूपक के है, मेटाफर से बना मेटाफिजिकल। मेटाफर से है ये कि कंसीड जो कह रहा है, इसमें मैंने वर्ड डाला है कंसीड, किधर चला गया, मेटाफिजिकल एंड मिस्टिकल डायमेंशन आया था उसमें, दैट नो अदर राइटर बिफोर हिम हैड अचीव्ड। उन्होंने इस तरीके के सिस्टम को डाला था कि उसके बाद किसी भी राइटर ने इस तरीके की चीज़ों को नहीं डाला था। कौन कौन से चीज़ डाला था, मेटाफिजिकल एंड मिस्टिकल डायमेंशन। सबसे पहला आया था मेटाफिजिकल, यानी कि मेटाफर से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो थी, अर्थात ऐसे दार्शनिक विचार, बौद्धिक गहराई और भावनात्मक गहनता, बहुत सी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे होता है बौद्धिक गहराई होती है, अक्ल की डेप्थनेस होती है, विटनेस होती है, भावनात्मक की महानता होती है, ये सारी चीज़ें इसमें जानी थी। दर्शन शास्त्र होता है जिसमें अस्तित्व और सत्य और ज्ञान का अध्ययन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेटाफिजिकल में आती है। और फिर उसके बाद क्या कहता है, डायमेंशन, और डायमेंशन जानते हैं इसको क्या कहता है, मिस्टिकल डायमेंशन। इसको एक रहस्यमयी, मिस्टिकल, रहस्यपूर्ण डायमेंशन, इसको जो है डायमेंशन जानते हैं। डायमेंशन जो होता है, आप को मैं थोड़ा बता दूं, ये मैथ में ज़्यादा वर्ड आता है, जिन्होंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर जो निर्धारित किसी वस्तु का आकार जो बनता है उसी को डायमेंशन कहते हैं, कि चारों तरफ से मिला करके जो उसका आकार बनता है उसी को डायमेंशन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उन्होंने डायमेंशन क्या, दैट नो अदर राइटर, ऐसा डायमेंशन प्रस्तुत किया, ऐसा आकार प्रस्तुत किया, ऐसा हर तरफ से जोड़ करके एक ऐसा आकार प्रस्तुत किया कि वैसा आकार किसी अन्य राइटर ने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कोई दूसरा राइटर वैसा नहीं लिख पाया। इनका कहने का तात्पर्य ये है। आगे देखते हैं उनके जो मेजर वर्क्स हैं, जो उन्होंने एंड देयर सिग्निफिकेंस, जो उनके बड़े काम हैं, तो उनका महत्व क्या है, जो उन्होंने कार्य किया उनका महत्व क्या है। इसमें आता है सावित्री, अ लीजेंड सिंबल। सबसे पहला है सावित्री, उन्होंने एक लिखा है, अ लीजेंड एंड अ सिंबल है। ये एक लीजेंड है, कहानी, और एक सिंबल है। ये कहते क्या है, दिस इज द मैग्नम ओपस। ये मैग्नम ओपस है, मैग्नम के माने महान और ओपस के माने रचना। ये एक महान रचना है, एंड वंस ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस पोएम एवर रिटेन इन इंग्लिश। और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एम्बिशियस पोएम है जो लिखी गई है इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखी गई है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कविता है, कंप्राइजिंग नियरली 24,000 लाइन्स। इसमें कितनी 24,000 लाइनें हैं, 24,000 लाइन्स हैं। और इट डिटेल्स, ये क्या करते हैं, इट डिटेल्स, ये बताती है एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। ये एक महाभारत, इट डिटेल्स एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत, बट ऑन द कॉस्मिक स्पिरिचुअल लेवल। ये किस चीज पर, एक कॉस्मिक, ब्रह्मांडीय, लौकिक रूप में इसको देती है, आध्यात्मिक लेवल पे इसको लेके जाती है। लौकिक और आध्यात्मिक जो है लेवल पर इसको लेके चली जाती है। ये सावित्री तो एक पोएम है जिसमें 24,000 लाइन्स हैं, लेकिन ये जो है एक कॉस्मिक, मतलब कि कहना यह ब्रह्मांड या लौकिक, और फिर उसके बाद आध्यात्म,
स्पिरिचुअल लेवल पे ये लेके चली जाती है। कहने को तो ये एक पोएम है, लेकिन ये हमें एक लौकिक और आध्यात्म से ये हमें जोड़ देती है। द पोएम सिम्बलाइज करती है द इटर्नल बैटल बिटवीन डार्कनेस एंड लाइट। वो ये जो इसमें जो मेन चीज़ आती है ना, द पोएम सिम्बलाइज, ये सिंबल प्रस्तुत करती है द इटर्नल बैटल बिटवीन द डार्कनेस एंड लाइट। जो हमारी इटर्नल बैटल है, यानी कि हमारी आत्मा में जो डार्कनेस और लाइट का जो युद्ध चल रहा है, उसी को ये प्रस्तुत करती है ये पोएम। और इसमें क्या कहता है, लाइट, इग्नोरेंस एंड नॉलेज, दो चीजें आती है। एक तो इग्नोरेंस होता है और एक नॉलेज होता है। तो ज्ञान, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ये हमें लेके जाती है ये कविता। सावित्री जो कविता है ये हमें कई तरीके से जोड़ती है, हमारे इंटरनल द्वंद्व को भी ये सॉल्व करती है, और हमें क्या करती है, हमें इग्नोरेंस एंड नॉलेज, हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ लेके जाती है। डेथ एंड इमॉर्टलिटी, और जो है मौत से अमृत की तरफ लेके जाती है, अर्थात इमॉर्टलिटी की तरफ लेके जाती है ये कविता है। ये इन सारी चीज़ों में फ़र्क स्थापित करती है कि अमृत क्या है, इमॉर्टलिटी क्या है और डेथ क्या है। इन सारी चीज़ों को ये कविता सावित्री इंट्रोड्यूस करती है, जिसमें एक लंबी चौड़ी ये कविता है, 24,000 लाइन्स हैं। आगे इसमें हम बढ़ते हैं, द लाइफ डिवाइन। ये इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो बात आती है, लाइफ डिवाइन, वो जो डिवाइन इनकी लाइफ है, आध्यात्मिक जो इनका जीवन है। तो इसमें ये कह रहे हैं, अ फिलोसफिकल प्रोज वर्क दैट एक्सप्लेन्स हिज स्पिरिचुअल फिलोसफी। कहता है कि उनका एक फिलोसफिकल प्रोज वर्क दैट एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करता है हिज स्पिरिचुअल फिलॉसफी, उनके आध्यात्मिक फिलॉसफी को वो एक्सप्लेन करता है, ऑफ इवेल्युएशन एंड द डिवाइनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो डिवाइनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को भी वो प्रस्तुत करता है। डिवाइनाइजेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के मतलब यहाँ पे ये होता है, फिलॉसफी इवेल्युएट ये करता है, प्रक्रिया करता है। डिवाइनाइजेशन के माने होता है दिव्य ईश्वरीय बनाने का कार्य जो होता है उसे डिवाइन से बनाए, डिवाइनाइजेशन कि ये ईश्वरीय बनाता है, अर्थात इसे दिव्य बनाता है ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो इंसान के जीवन को ये जो है दिव्य बना देता है। ये चीज़ इसमें हमको मिलती है द लाइफ डिवाइन में। आगे देखिए, एस्से ऑन गीता। उन्होंने एस्से ऑन गीता जो लिखा है, ए री इंटरप्रिटेशन ऑफ द भगवद गीता। उन्होंने री इंटरप्रेट किया है, पुनर्व्याख्या की है गीता की, ऑफ द भगवद गीता थ्रू द लेंस ऑफ द इंटेग्रल योगा। जो इंटेग्रल योगा है उसके माध्यम से उन्होंने भगवद गीता को देखा है। लेंस के माने दृष्टि, लेंस माने यहाँ शीशा नहीं है, चश्मे का शीशा नहीं है, बल्कि यहाँ दृष्टि, उस दृश्य से, उस विचार से, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया है, लेंस ऑफ इंटेग्रल योगा। उन्होंने संपूर्णता, यहाँ इंटेग्रल के माने पूरा है, संपूर्णता है कि संपूर्ण योगा को उसमें उन्होंने शामिल किया है। और क्या किया है, कंबाइनिंग इंटेग्रल, कंबाइनिंग ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी। और उन्हें कंबाइन किया है पश्चिमी जो है पूर्वी आध्यात्म को पश्चिमी क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी है, वो हमारे पूर्वी आध्यात्म को पश्चिमी इंटेलेक्चुअल से उसको कंपेयर कर दिया है, उसके सामने ला के रख दिया है कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है दैट इज़ वेरी ईस्टर्न जो कल्चर है, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है, ये एक बहुत ही डीप और यूज़फुल है। इसको इन्होंने शो किया था इसमें, किसमें इन्होंने क्या था, एस्से ऑन द गीता। आगे आइए देखते हैं द फ्यूचर पोएट्री। उन्होंने एक फ्यूचर पोएट्री को ये किया है इसमें। इस टॉपिक के तहत हम क्या देखते हैं, अ क्रिटिकल वर्क वेयर ही आउटलाइंस हिज विजन ऑफ पोएट्री। वो विजन ऑफ पोएट्री को आउटलाइन करते हैं कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पोएट्री शुड बी। द फ्यूचर पोएट्री में के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि वो विजन ऑफ पोएट्री को आउटलाइन कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पोएट्री शुड बी। आगे देखिए क्या कहते हैं इसमें, विजन ऑफ पोएट्री एज अ स्पिरिचुअल एंड क्रिएटिव फोर्स।
वो इसे स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और क्रिएटिव फोर्स मानते हैं दैट मस्ट अवेकन द डिवाइन कॉन्शसनेस इन ह्यूमैनिटी। उनका ये कहना है कि एक ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए पोएट्री में जो एक ताकत हो, मस्ट अवेकन, और वो जगा दे द डिवाइन कॉन्शसनेस, आदमी के अंदर डिवाइन कॉन्शसनेस को जगा दे, आध्यात्मिक समझ को जगा दे। कॉन्शसनेस माने समझ, इन ह्यूमैनिटी, मानवता में वो आध्यात्मिक समझ को जगा दे, वो ये बताना चाहते हैं। उनके ड्रामाज में आते हैं इन द प्ले लाइक परसेस द डिलीवरर और वसवदत्ता एंड रोडोगन। ही अटेम्प्ट्स टू फ्यूज इंडियन थीम्स विद वेस्टर्न ड्रामेटिक्स। वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्यूज़ जो आप नॉर्मली बहुत जगहों पे फ्यूज़ लगता है, आपके फ्रिज में फ्यूज़ लगता है और आपके घरों में फ्यूज़ लगता है, तो फ्यूज़ के माने जोड़ना के भी होता है, फ्यूज़ के माने हटाने की भी होता है और फ्यूज़ के माने जोड़ना के भी होता है। वो फ्यूज़ जब आप लगा देते हैं तो लाइट दूसरी तरफ से, एक तरफ से दूसरी तरफ चली आती है, तो उसको फ्यूज़ कहते हैं। और लोग ऐसे भी कहते हैं फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ उड़ गया। तो फ्यूज़ ये दोनों तरीके से प्रयोग होता है। ये वर्ड, इस वर्ड को जानिएगा। यहाँ पे फ्यूज़ के माने होता है जोड़ना। वो कहते हैं टू फ्यूज़, उन्होंने इनका प्रयोग किया था। ही अटेम्प्ट्स टू फ्यूज़, जोड़ने का, इंडियन थीम्स विद द वेस्टर्न ड्रामेटिक फॉर्म। वो जो है पश्चिमी फॉर्म को इंडियन फॉर्म से जोड़ने का काम किया था। उनके जो ड्रामास थे, ये इन ड्रामाज ने वेस्टर्न को इंडियन से जोड़ने का काम किया था। अगर हम लिटरेरी स्टाइल की बात करते हैं एंड विज़न की बात करते हैं, लिटरेरी स्टाइल और विज़न की बात करते हैं, तो इस लिटरेरी स्टाइल और विज़न में जो चीज़ आती है तो इसमें देखिए, श्री अरबिंदोज लिटरेरी स्टाइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई इतनी के साथ मैजेस्टिक रिदम एंड ग्रैंडियर ऑफ डिक्शन। इसमें कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है मैजेस्टिक रिद्म, इसमें एक आलिशान रिद्म है, एंड ग्रैंडियर ऑफ डिक्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है एक शानदार किस्म के डिक्शन है। डिक्शन माने वोकैबुलरी, इसमें शानदार वोकैबुलरी का प्रयोग किया गया है। फिलोसफिकल दूसरे नंबर पर आता है, फिलोसफिकल एंड सिंबॉलिक डेप्थ, इसमें दार्शनिक और सिंबल जो दिए गए हैं वो उसकी डेप्थनेस है, गहराई। ऐसा नहीं कि बहुत ही ओछा है, लोगों ने उसको डिनाई कर दिया हो, ऐसा नहीं है। फ्यूज़न ऑफ इंडियन माइथोलॉजी एंड यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी, और इसमें एक कॉम्बिनेशन है, विलय है। फ्यूज़न माने वही फ्यूज से बना हुआ है, फ्यूज़न जोड़ है किसका, ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी को उन्होंने यूनिवर्सल, विश्वव्यापी बना दिया है, विश्वव्यापी स्पिरिचुअलिटी बना दिया है, विश्वव्यापी आध्यात्म इसको बना दिया है। इसको ये दो चीज़ों ने उन्होंने कर दिया है इसको। He elevated the English language by infusing it with Indian thoughts. उन्होंने क्या किया है, evaluated मैंने पढ़ दिया था। He elevated the English language. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एलिवेट किया है, अर्थात ऊपर उठाया है। किस तरीके से ऊपर उठाया है, एलिवेटेड द इंग्लिश लैंग्वेज, भारतीय इंग्लिश भाषा को, बाय इन्फ्यूजिंग, जोड़ करके, इट विद इंडियन थॉट एंड रिदम, इंडियन थॉट से और इंडियन रिदम से इसको जोड़ दिया है। हिज स्टाइल इज़ नॉट ईजी टू इमिटेट, और जो उनका तरीका है उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता है, अर्थात उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकता है। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट, इंस्ट्यूएशन एंड द मिस्टिक एक्सपीरियंस। वो क्या कहता है, वो करते क्या है, इमिटेट्स, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ कॉम्बिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन देते हैं। और किस चीज़ का कॉम्बिनेशन देते हैं, ऑफ इंटेलेक्ट और इंट्यूएशन, इंट्यूएशन का यानी मनोभाव, इंटरनल जो आपकी जो होती है या बुद्धि, जो तर्क कहते हैं, उसको जोड़ देते हैं वो, एंड क्या कहते हैं, और फिर इनिशिएशन एंड मिस्टिक एक्सपीरियंस, और एक रहस्यमयी एक्सपीरियंस को भी इसमें प्रस्तुत करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन्होंने इंडियन राइटिंग में कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है, सारी चीज़ें तो उसी से थी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको इंडिकेट करना होगा, क्योंकि इस पर आपके लंबे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसको लिखा है। जैसा देखिएगा, थोड़े थोड़े टॉपिक्स को मैंने लिखा है। सर अरबिंदो मेड 4 मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। उसमें पहला था स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, उन्होंने स्पिरिचुअलाइजेशन कर दिया था। सबसे पहला जो था, उन्होंने स्पिरिचुअलाइजेशन किया था किसका,
ऑफ लिटरेचर, आध्यात्म से लिटरेचर को जोड़ दिया था। आगे इसमें देखिए क्या कहते हैं, ही गेव इंडियन इंग्लिश पोएट्री अ न्यू डायरेक्शन बाय मेकिंग इट द मीडियम फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को किस तरीके से जोड़ दिया था, ही गेव इंडियन इंग्लिश पोएट्री अ न्यू डायरेक्शन, एक न्यू डायरेक्शन दिया था, इसको एक नई दिशा दी थी, बाय मेकिंग इट अ मीडियम फॉर स्पिरिचुअल, इसको एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन दिया था, एक गहन भावनाओं मनोभावों संबंधित जो है शरीर के सारी चीज़ों, या यूं कह लीजिए आध्यात्म से इसको जोड़ दिया था, आध्यात्म की वास्तविकता से इसको जोड़ दिया था। ये उनकी एक सबसे बड़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि उन्होंने स्पिरिचुअलाइजेशन कर दिया था, किसका, स्पिरिचुअल से रियलाइज करवा दिया था। इसमें बात आती है फिलोसफिकल डेप्थ, इस लाइन में केवल उनका इतना कहना है कि उन्होंने स्पिरिचुअल को रियलाइज कर दिया था, सब लोगों को आध्यात्म से जोड़ दिया था। उनका जो लिटरेचर है वो स्पिरिचुअल को, आध्यात्म को रियलिटी में शो कर देता है। आगे देखिए फिलोसफिकल डेप्थ इसमें जो आती है, ही इंट्रोड्यूस फिलोसफिकल एंड मेटाफिजिकल आइडियाज़, उन्होंने फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल आइडियाज़ को प्रस्तुत किया था, इंट्रोड्यूस किया था। किस तरीके से, आइडियाज़ रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन ट्रेडिशन में जो रूटेड थे, बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। किसको, दूसरे लोगों के सामने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिससे विदेशी लोग भी जाने, वेस्टर्न कल्चर ने भी जाना, पश्चिमी देशों ने भी जाना कि नहीं, इंडियन फिलॉसफी भी अपना एक अलग महत्व रखती है। आगे फ्यूज़न ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, उन्होंने वही बात आ गई, फ्यूज़न ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट का उन्होंने जोड़ बना दिया था, जोड़ दिया था अपनी राइटिंग के माध्यम से। हिज राइटिंग क्रिएटेड अ सिंथेसिस, सिंथेसिस के माने होता है मिलाना या जोड़ना, बिटवीन द इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड द वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म। उन्होंने इंडियन लिटरेचर को किससे किया था, वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म से उसको जोड़ दिया था। आगे आते हैं इंस्पायरेशन फ्रॉम द फ्यूचर राइटर्स, और फ्यूचर राइटर्स के लिए इंस्पायरेशन थे, अर्थात जो है फ्यूचर राइटर्स के लिए जो आगे आने वाले राइटर थे उनको इंस्पायर किया था, उनको प्रोत्साहित किया था। इसमें ये बात आती है, किस तरीके से आती है, जैसा देखते हैं। ही इंस्पायर्ड लेटर, उन्होंने इंस्पायर किया था किसको, लेटर जनरेशन, आगे वाली जनरेशन को ऑफ इंडिया, इंग्लिश पोएट्स एंड थिंकर्स, इंग्लिश पोएट्स और थिंकर्स को उन्होंने इंस्पायर किया था, इंक्लूडिंग निसीम इज़िकिल, जिसमें शामिल है निसीम इज़िकिल और आर पार्थासारथी है और अदर लोग थे। एक्सप्लोर इंडियन आइडेंटिटी थ्रू इंग्लिश, उन्होंने एक्सप्लोर किया था इंडियन आइडेंटिटी थ्रू इंग्लिश, इंडियन राइटिंग थ्रू इंग्लिश के माध्यम से उन्होंने इन लोगों को क्या किया था, एक रास्ता दिखाया था कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप निसीम इज़िकिल एक बहुत अच्छा पोइट है, इसकी पहले कुछ पोएम्स बीए में थी और संभवतः आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को भी मिले। देखिएगा, अभी थोड़ा सा मैं इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं है। आगे देखिए आता है लीजेसी एंड इन्फ्लुएंसी, इसमें क्या आती है, लीजेसी एंड इन्फ्लुएंसी क्या होती है, सर अरबिंदोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग। इसमें सर अरबिंदो की कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज़ बोथ लिटरेरी एंड फिलोसफिकल, दोनों तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, लिटरेरी फॉर्म में भी कंट्रीब्यूट किया था और फिलोसफिकल तरीके से भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। ही डिमॉन्स्ट्रेट्स, वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो शो करते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ही डिमॉन्स्ट्रेट, वो शो करते हैं, दिखाते हैं। क्या चीज़ दिखाते हैं, दैट इंग्लिश कुड बी द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, कि इंग्लिश कुड बी, इंग्लिश हो सकती है द लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, भारतीय जो इंग्लिश कुड बी द लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, हम भारतीय आध्यात्म को इंग्लिश के माध्यम से लोगों के सामने ला सकते हैं। इन्होंने इस बात को साबित किया था। हिज पोएटिक एक्सपेरिमेंट्स पेव्ड द वे फॉर लेटर राइटर, उनके जो इंग्लिश एक्सपेरिमेंट थे, जो उन्होंने इंग्लिश में प्रयोग किया था, नए प्रयोग किया था, नित नए प्रयोग किया था, वो उन्होंने क्या किया था, पेव्ड,
पेव्ड के माने खड़ंजा लगाना होता है, सीधे सीधे वर्ड ही इसका, यानी कि रास्ता बना दिया था, रास्ता दे दिया था, द वे फॉर लेटर राइटर्स, आने वाले राइटर्स के लिए उन्होंने एक रास्ता दे दिया था राइटर्स, टू यूज इंग्लिश एज अ टूल ऑफ कल्चरल सेल्फ एक्सप्रेशन। हम एक अपने कल्चरल सेल्फ एक्सप्रेशन को भी हम इंग्लिश में प्रयोग कर सकते हैं, उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया था। ही स्टैंड एज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी, बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द इंटेलेक्चुअल। उन्होंने क्या किया था, वो उनकी जो राइटिंग है, ही स्टैंड्स, ही माने उनकी राइटिंग्स जो है, उनके जो वर्ड्स हैं, स्टैंड खड़े होते हैं, एज अ प्रयोग होते हैं, एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के तरीके से। ब्रिज के माने होता है पुल, पुल माने जो होते हैं, बिटवीन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा, एंड मॉडर्निटी, और जो है मॉडर्न एज को उन्होंने जो इंडियन ट्रेडिशन थी और मॉडर्निटी थी उसमें एक ब्रिज का काम किया था। और दूसरा इसमें बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, आध्यात्म को और इंटेलेक्चुअल को उन्होंने जोड़ने का काम किया था। अगर हम लास्ट के कुछ हिस्से को देखते हैं, सर अरबिंदोज लिटरेरी लीजेसी, सर अरबिंदो की लिटरेरी लीजेसी जो है, लीजेसी के माने धरोहर के यहाँ पे है, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। वो क्या करते हैं कि लीजेसी रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ स्पिरिचुअल थॉट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं। ही ट्रांसफॉर्म इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश इनटू अ व्हीकल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये क्या कहता है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडियन राइटिंग्स को इन इंग्लिश इनटू अ व्हीकल, एक जो है स्रोत बना दिया था ऑफ स्पिरिचुअल, आध्यात्म का अवेकिंग, आध्यात्म को जगाने का एक स्रोत बना दिया था। व्हीकल के माने होता है गाड़ी, तो इन्होंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्रोत, कि उन्होंने उसको स्रोत बना दिया था। हिज वर्स कंटिन्यू टू इंस्पायर रीडर्स, वो उनके जो काम हैं वो लगातार इंस्पायर कर रहे हैं रीडर्स को, टू लुक बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस एंड द सीक डिवाइन कॉन्शसनेस। वो क्या कहता है, जो मटेरियलिस्टिक ये है एग्जिस्टेंस है, जो मटेरियलिस्टिक वजूद है, जो स्थिति है उसको, एंड द सीक डिवाइन, उन्होंने उसको कहा था कि लुक बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो आपका मटेरियलिस्टिक अर्थात ये जो सांसारिक सिस्टम है उसके उस पार कहाँ लेके चले गए थे, एंड द सीक डिवाइन कॉन्शसनेस, और कहा था कि आप आध्यात्म के को समझिए, आध्यात्म की समझ की तरफ वो लेके चले गए थे। यानी कि जो आज मेटलिस्टिक सिस्टम था, जो वैश्विक सिस्टम था, जो अर्निंग और स्पेंडिंग का जो सिस्टम था, उससे आगे ले जा करके उन्होंने आध्यात्म से इसको जोड़ दिया था। उनको आध्यात्म उनके अंदर जगा दिया था, जोड़ दिया था अर्थात जगा दिया था। द श्री अरबिंदो, इस प्रकार श्री अरबिंदो रिमेन्स नॉट ओनली अ पोएट, केवल वो एक पोएट नहीं है, एंड फिलोसफर, और केवल वो फिलोसफर नहीं है, बट ऑल्सो, बल्कि अ विजनरी हु डिफाइन द स्पिरिचुअल इसेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। बल्कि उन्होंने क्या किया था, एक विजनरी, उन्होंने एक विजनरी है, वो एक स्वप्न उन्होंने पैदा किया था, किसका, हु डिफाइंड, जिन्होंने डिफाइन कर दिया था द स्पिरिचुअल इसेंस, जिन्होंने स्पिरिचुअल इसेंस को महत्व दे दिया था, स्पिरिचुअल सिस्टम कर दिया था ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश के स्पिरिचुअल इसेंस को प्रस्तुत कर दिया था। अब देखिए जैसा इसका हिंदी संस्करण है, देख लीजिए, दे रहा हूँ। अभी ये बीए पार्ट 1 मैंने कुछ में लिखा था हिंदी, कुछ को हिंदी में लिख दिया था, और वो भी हिंदी, ऐसा नहीं कि मैंने इसको बैठ के वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन किया है, इसको मैंने किसी तरीके से जो गूगल ट्रांसलेटर है उसी से इसको मैंने किया है। इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा, और हाँ कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, थोड़ा सा समझने में आपको सहयोग मिलेगा, बस समझने के लिए सहयोग लीजिएगा, इस पर डिपेंड मत होइएगा। अगर डिपेंड होंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी, ये जान लीजिए। तो इसको पढ़िएगा रोक करके, देख लीजिए। इसको आपको रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है कि ये क्या है। मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये निष्कर्ष है अर्थात कंक्लूजन है। आगे बढ़ते हैं। इसके मॉडल आंसर्स हैं, क्वेश्चंस है और मॉडल आंसर्स दिया है।
इसमें देखिए मॉडल है, आप ये मत समझिएगा कि एग्ज़ाम में आएगा, ये मॉडल के फॉर्म में मैं दे रहा हूँ आपको। डिस्कस श्री अरबिंदोस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में अरबिंदोस का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, आप इसको देखिए। इसको जो स्क्रीनशॉट करके चाहे वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा एक क्वेश्चन है, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन किया है, जो चीज़ें ऊपर वाले में छूटी हैं सारी चीज़ों को मैंने इसमें मेंशन किया है। आप इसको हल्के से चला करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इन सावित्री। सावित्री में जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उसको एनालाइज कीजिए। तो ये एक है, इसमें देखिए पूरा इसका जो एनालिसिस मैंने दिया है, आप पढ़ेंगे इसको तो जो है सावित्री की थोड़ा सा आपको थीम पता चल जाएगी कि सावित्री में किस बात को कहा गया, क्या कहा गया है। जैसा इसको देखिएगा आराम से, ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए, और जो है आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही। अगला जो क्वेश्चन आता है, हाउ डज द लाइफ डिवाइन रिफ्लेक्ट इंडियन फिलॉसफी इन इंग्लिश। किस तरीके से हाउ डज द लाइफ डिवाइन रिफ्लेक्ट इंडियन फिलॉसफी, किस तरीके से इंडियन फिलॉसफी पर लाइफ डिवाइन रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाश डालती है इन इंग्लिश में। ये उनकी है द लाइफ डिवाइन, उनकी एक रचना है, उसको आप देखिएगा। इस पर भी मैंने क्वेश्चन दिया है, ये 500 वर्ड्स मैंने जान करके लिखा है, आप कितनी ही ज़्यादा सा देखिएगा और आराम से इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आ जाता है। चौथे क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें एग्जामिन श्री अरबिंदोस रोल एज अ नेशनलिस्ट राइटर। एक नेशनलिस्ट राइटर के रोल में आप इनका एग्जामिन कीजिए, इन पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो ये आ रहा है, इसको भी मैंने 500 वर्ड्स में लिखने का प्रयास किया था। आगे देखिएगा इसमें कितने हैं, मैंने इसको गिना नहीं है, हालांकि ये होगा। जब आप वर्ड्स गिनते हैं ना, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें ग्रामेटिकल वर्ड्स को नहीं गिना जाता है, नॉर्मली नहीं गिना जाता है। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो जैसे ये ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स अरबिंदो रोट फेरिड एडिशन इंग्लिश और नेशनलिस्ट, ये इसमें कितने वर्ड्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड इसमें आए हैं। उसी तरीके से आप लाइन गिन लीजिएगा कि कितने हैं, आप अपने हिसाब से इसको तैयार कीजिएगा। ये हो गया। आपका आखिरी जो क्वेश्चन है इसमें, ये भी मैंने 500 वर्ड्स में लिखा है, जैसा देख लीजिए। कंपेयर अरबिंदोस पोइट्री विद वेस्टर्न रोमांटिक पोइट्री। अरबिंदोस पोइट्री को रोमांटिक पोइट्री से, वेस्टर्न रोमांटिक पोइट्री से इसको कंपेयर करने की बात कर रहा है। इसमें आपको करना है, देखिए बहुत शानदार ये क्वेश्चन है और इसको पढ़िएगा। ये चाहे आपके पेपर में आए चाहे ना आए, लेकिन ये आपको एक बहुत ही शानदार नॉलेज और ज्ञान देगा। आगे देखिए इसमें बात करते हैं ये 5वां क्वेश्चन है। सारी चीज़ें आप देखिएगा, यहाँ तक था। फिर उसके बाद आप इसको चला करके देख लीजिएगा या रो करके देख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो एक बहुत ही शानदार वीडियो था, और आप अगर इसको देखेंगे तो एक भले लंबा वीडियो है, लेकिन आप इसको पूरा वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हिंदी में भी मैंने दिया है, क्वेश्चंस भी दिए हैं, और क्वेश्चन को पढ़ करके कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग किया है। आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद को फॉलो कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।